अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सो फाइनल में कौन सी टीम किसके मद्दे मुकाबिल आएगी, इसका फैसला कल हो गया। यस, इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो बेचारे, आई फेल्ट रियली बैड फॉर देम, बट एनीवे अब वो स्टेजेस हैं, अब तो खैर लास्ट ही स्टेज रहेगी, अब तो फाइनल ही होगा। लेकिन जो हारता है उसके लिए जरा हार्ट ब्रेक सा हो जाता है, बट क्योंकि बहुत आगे तक पहुंच गए थे और बहुत पुरुम्मीद भी थे। और आपको पता है अर्जेंटीना और स्पेन जो इस दफा फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे वो भी 60 साल पहले ही टूर्नामेंट में मद्दे मुकाबिल हुए थे। 1966 is the number to remember। तो जी ये डिफेंडिंग चैंपियन भी है अर्जेंटीना, और इस ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप तो इनको लाडले का टाइटल भी मिल गया था बीच में, बट रिगार्डलेस वो certainly मतलब they deserve to be here, they did and they told and showed the world कि भाई you know why are we the defending champions, where we are। और अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से अर्जेंटीना ने हराया। अर्जेंटीना का पहला गोल एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में किया। लिटरली 6 मिनट के अंदर ये 2 गोल करके इन्होंने मैच जीत लिया। खत्म हो रहा था मैच, मतलब कि और फिर पता है मुझे बड़ी सैडनेस इसलिए फील होती है कि वो जो बढ़ती ऑलरेडी इंग्लैंड को हासिल थी, उन्होंने तो 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर दिया। सिर्फ ये उन्होंने शुरू में कर लिया था, कितनी देर तक वो यही समझते रहे कि हमने कर लिया है, एंड वी हैव डन आवर बिट। लेकिन ज़्यादातर गोल्स हमने इस पूरे टूर्नामेंट देखे हैं, और वैसे भी फुटबॉल में वो जो लास्ट कुछ मिनट्स का जो क्रंच होता है उसमें मतलब फ्रेंटिक किस्म की एक सिचुएशन बनी होती है, काफ़ी गोल्स जो होते हैं वो उसमें हो जाते हैं, और इन्होंने 2 कर लिए। और इससे पहले भी यही हुआ था मैच में हम जो बात कर रहे थे। दूसरा गोल आपको पता है लोटेरो मार्टिनेज ने इंजरी के टाइम में किया, और इंग्लैंड का वाहिद गोल एंथनी गॉर्डन ने किया 55 मिनट में। और बाज़ तज्जियाकारों की ये भी राय है कि भाई जब उन्होंने 55 मिनट में गोल कर लिया था और मैच उसके बाद आगे जा ही रहा था और बिल्कुल आखिर तक पहुंच गया था, तो शायद प्रॉब्ली दे वर सो कॉन्फिडेंट कि दे हैव डन इट एंड दे हैव वन द मैच, सो वो डिफेंसिव हो गए थे। मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, मतलब आपने जब कर लिया ये, मगर जब सामने मेसी की टीम हो और अर्जेंटीना हो तो फिर मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस आखिरी लम्हे आखिरी सेकंड तक आपको नहीं आना चाहिए। सो बेसिकली उनका जो नारा था ना, इट्स कमिंग होम, वो नहीं, इट्स नॉट कमिंग होम बेसिकली फॉर देम एटलीस्ट। तो वो इंग्लैंड का जो ख्वाब है वो खत्म हो गया। हाउएवर वी आर ऑल वेटिंग फॉर द फाइनल विच इज़ गोइंग टू बी ऑन संडे। पूरी दुनिया देख रही हो। आपको पता है कि कल अर्जेंटीना में मतलब पब्लिक हॉलीडे का समा था ऑलमोस्ट। बच्चों को स्कूलों से, कुछ स्कूलों ने तो छुट्टियां दी हुई थी, और कुछ जो है ये आफ्टर ये जो सेलिब्रेशन उसके बाद हुई है ब्यूनस आयरेस। आपने क्या कह दिया था? खैर एनीवे, तो जी स्कूलों की छुट्टियां, एंड पीपल वर लाइक जस्ट एक स्टैंड स्टिल पे थे फॉर दिस मैच। दिस परहैप्स कहते हैं कि ये सेमीफाइनल जो था ना, दिस वाज इवन बिगर देन व्हाट द फाइनल कुड बी। ये इतनी बड़ी चीज़ थी बिकॉज इंग्लैंड और अर्जेंटीना की एक ट्रेडिशनल राइवलरी भी हमेशा से रही है। सो इट वाज अ वेरी बिग डील for these two teams to be coming together and then playing for the spot in the final। मतलब ये कुछ this is not just any spot। क्या विजुअल्स हैं, और ये फुल स्क्रीन कर देना, हमें निकाल दे, हम भी जरा देखें कि क्या हो रहा है। और अर्जेंटीना के अपने मसाइल, अगर सियासी बात करें, इन्फ्लेशन को लेके बात करें, मौशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं। How cool does that look? और उसके बाद ये विजुअल देखें कितना कूल लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई मसला होगा लेकिन नहीं, बहुत मसाइल यही तो बहुत मसाइल हैं डेफिनेटली। और मसाइलों का ये मतलब तो नहीं होता ना कि कोई इतनी ज़बरदस्त खुशी पूरे मुल्क को साथ मिली हो और हम उसका फ़ायदा जो है वो ना उठाएं। एक सिविक सेंस भी होती है ना, शहरों की एक ओवरऑल लुक भी होती है। सो वो भी आप मतलब वो खूबसूरती है, अच्छा लगता है। अभी तो दुनिया भरी हुई है, इतने लोग हैं। मोर ऑन दिस लेटर इन द शो। लेकिन जिन्होंने ये मैच देखा, मतलब कमाल का मैच था। सो पीपल आर सेइंग दैट दिस वाज वन टू वॉच। अच्छा जी, इस पे हम आगे चलकर बात करेंगे कि आगे अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन में किसका पलड़ा भारी है। हमारे साथ तज्जियाकार भी होंगे, लेकिन अपने कुछ मसाइल पे आते हैं वापस। और अमीर हो या गरीब, पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी हर इंसान को चाहिए होती है। लेकिन ऐसा मुल्क जो गंदम की पैदावार में बड़ी हद तक खुद कफील है, आज वहाँ एक रोटी 25 रुपये से 40 रुपये के दरमियान मिल रही है। सरकारी रेट्स मुकर्रर हैं, लेकिन तंदूर मालिकान सरकारी कीमतों को खातिर में नहीं ला रहे, और ना दुकानदार ना ही सरकारी रेट्स पर आटा बेचने के लिए तैयार हैं। सो लाहौर में तंदूर मालिकान ने रोटी 16 रुपये के बजाय 25 रुपये, नान 30 के बजाय 35 रुपये में फ़रोख्त करने का ऐलान किया है। साथ ही रोकने की सूरत में एहतजाजन उन्होंने कहा जी हम तंदूर बंद कर देंगे। सोचें, धमकी दे दी है कि हम तंदूर बंद कर रहे हैं। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि 20 किलो आटा
2400 रुपये और मैदा 12,000 रुपये में ख़रीद कर 25 रुपये से कम रोटी बेचना मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दिया कि हम नहीं कर सकते। कोयटा में आपको बता दें कि तंदूर पर सिंगल रोटी जो है वो 40 और डबल रोटी 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। डबल रोटी क्या मतलब चिपकी होती है? नहीं, डबल रोटी मतलब दो पेड़ों से एक रोटी बनाई होती है। अच्छा, वो जरा उसकी वो थिकर हो जाती है, मोटी। कराची में आपको बता दें चक्की का आटा जो है वो 160 से 170 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। हालांकि रवा हफ्ते फ्लावर मिल एसोसिएशन से शहरी इंतजामिया के मुज़ाकरात के बाद ऐलान हुआ था कि कराची में आटा अब 125 रुपए किलो फरोख्त होगा। पेशावर में तंदूर मालकान जो हैं वो सिंगल रोटी 30 और डबल 60 और 70 भी में भी फरोख्त हो रही है। और कोयटा में सिंगल रोटी 40 और डबल 80 है, हमने बता दिया आपको। पाकिस्तान, अच्छा ये भी हो गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आटे की कीमतों में इजाफे का इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर लगा रही है। कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने दूसरे सूबों को गंदम की तरसील रोक रखी है, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत गंदम को डीरेगुलेट करने में मुकम्मल नाकाम है। पूरे मुल्क में गंदम की फ्री मूवमेंट की इजाज़त होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा आटे का बहरान पैदा होता रहेगा। इसी पे ज़रा बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान के आटे की तरसील। अच्छा, एक हम अभी कर लेते हैं। आपको पता है कि मतलब हमारा तो नाश्ता है सब बड़ा, मतलब चाय पराठा जो हमारे मजदूर हैं खास तौर पे, जिन्होंने पूरा अंडा पराठा, मतलब जिन्होंने पूरा दिन जो है वो मजदूरी करनी है और उसके बाद लंच टाइम जब होगा तब होगा, तो वो दे डिपेंड ऑन दिस। और ये जो एक कॉम्बो है, ये जो चाय पराठा या अंडा पराठा जो कि हमारी बेसिक ब्रेकफास्ट है, वो बहुत महंगा हो गया है। सो इमेजिन करें कि ये पता है क्या होता क्या है कि लोग यूजुअली दे हैव दिस ब्रेकफास्ट, लोग सुबह इस तरह भारी नाश्ता करते हैं ताकि डेली वेजेस जो होते हैं दोपहर में कभी लिटरली ये हालात हैं कि दोपहर में कभी रोटी मिल गई कभी नहीं मिली। सो एटलीस्ट सुबह अंडा पराठा खाया होता है तो आपका शाम तक दिन गुजर जाता है। बिल्कुल, आप डिपेंड करते हैं इस पे। और वही चीज़ अगर महंगी हो जाए, द वन थिंग दैट यू आर हैविंग इन द डे टू सस्टेन यू थ्रू द डे, तो ये तो जुल्म हुआ ना। अब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पता करते हैं कि वाकई जवाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद बताइएगा, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन वाले कहते हैं और एक्चुअली हमें अरूबा इब्राहिम ने भी ज्वाइन किया जो पेशावर से हमें पंजाब की वजह से ये सारा बहरान सामने आ रहा है। लाहौर में आपको पता है बड़ी सख्ती भी थी तंदूरों पे कि जी इतने वज़न की रोटी होनी चाहिए और इतने रुपए की होनी चाहिए। अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये ज़रूरी मुल्क है और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो इस वक्त हमारा मसला है खुराक का, उस पर हम काबू नहीं पा सके। कभी आटे का मसला होता है, कभी घी का मसला होता है, कभी चावल और कभी बाकी चीज़ें इस तरह महंगी होती रहती हैं। चिकन की बात कर लें, मटन की बात कर लें, तो इस वक्त आटे का शोर मचा हुआ है। आटे के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने खासी देर ग्रिप रखी। उन्होंने जो सरकारी गंदम का इजरा था वो जारी रखा। जो ही सरकारी गंदम का इजरा बंद किया गया है तो जो गंदम है इस वक्त बाज़ार में 3800 रुपये से बढ़कर 4300 से 4500 रुपये गंदम फी मन जा चुकी है। और उसके असरात हम देख रहे हैं कि आटा महंगा हो चुका है। 10 किलो का आटा बाज़ार से गायब है, जो सस्ता आटा था। 20 किलो का आटा जो था वो 1800 रुपये का मिलता था, वो इस वक्त 2300-2400 में भी नहीं मिल रहा, वो गायब हो गया है। और 15 किलो का एक आटा कमर्शियल उन्होंने निकाला है, वो 1850 रुपये का, यानी महंगा हो चुका है इस वक्त बाजार में। आटा बहुत महंगा है। उसके साथ जो तंदूर मालकान है उनका मौक़िफ़ है कि इसके साथ हमारे बाकी लवाज़मात जिसमें LPG है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, शॉपर बैग है या बाकी अखराजात जो मुलाजमों के होते हैं। तो हमारे लिए जो सरकारी रेट है 14 रुपये रोटी का रेट और 20 रुपये नान का रेट, वो हमारे लिए इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। तमाम अखराजात सामने रखे हैं, गंदम की कीमत सामने रखे हैं, दीगर अखराजात सामने रखे हैं। तो इस वक्त उन्होंने पहले ये रोटी बढ़ाई थी 17 रुपये की थी और इस वक्त लाहौर में दो रेट है, कोई 17 रुपये बेच रहा है, कोई 20 रुपये बेच रहा है। तो ये तो यहाँ पर फ़र्क आ गया। उस पर ज़िला इंतज़ामिया खामोश है, फूड सिक्योरिटी वाले खामोश हैं और वो बस देख रहे हैं कि ठीक है काम चल रहा है, अवाम खामोश बैठे हैं, ठीक है इसका देखेंगे हल। लेकिन अवाम पिस रहे हैं, अवाम इंतहाई परेशान है। उनका कहना है कि कभी कोई मसला उनको दरपेश होता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, उसको जवाब बना लिया जाता है, कभी आटे को जवाब बना लिया जाता है। पिसना तो सारफ है। अल्टीमेटली जो आप बात सही कर रहे हैं, मजदूर है, छोटा तबका है, कम आमदन वाला तबका है, उसके लिए नाश्ता करना, रोटी दोपहर की और फिर रात का खाना 3 वक्त, ये चीज़ें बिल्कुल उसके काबू में नहीं रही। इस हवाले से जो महकमा फ्लावर मिल्स है
फ्लोरल एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में जो फूड डायरेक्टर ने कल फैसला किया है कि 10 लाख टन गंदम पास्को से उसने खरीद ली है और उसका सरकारी इजरा 38 रुपये मन उसका शुरू हो चुका है। वो उसमें 1-2 दिन लगेंगे। उसके बाद जो कीमतें हैं वो उधर क्या ज़्यादा कम नहीं होंगी, सिर्फ इस्तेहकाम आएगा, यानी जो कीमतें बढ़ रही हैं। जो नान बाई एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है कि हम 1-2 दिन में हफ्ते को इजलास बुलाएंगे, हफ्ते को हम दमादम मस्त प्लान करेंगे और जो रोटी नहीं तो नॉन बाई एसोसिएशन क्या दोबारा से रिव्यू करने का वक्त है? आपको लग रहा है कि रोटी पुराने नरखों में बेचना पॉसिबल नहीं रहा? जाहिर है जो बेचने वाले हैं उनका मौकफ भी इन अकाउंट होना चाहिए। हम आपके पास आते हैं जवाब इसी पॉइंट को लेकर। अरूबा से पेशावर के हालात भी पता करते हैं। पेशावर में जो हमारे पास मालूमात हैं अरूबा, सिंगल रोटी 30 और डबल रोटी 60 और कहीं 70 भी ये रेट्स चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में तो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ताहम तंदूर मालिकान ने जो है रोटी की कीमतों में इजाफा नहीं किया, लेकिन उन्होंने रोटी का वज़न जो है वो कम कर दिया है और अब जो ख़रीदार हैं तो उनको जो है उसी कीमत पर कम रोटी मिल रही है। और आटे का जो मसला है इसमें इजाफा जो है वो मुसलसल हो रहा है। और अगर हम बात करें गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान तो आटे का जो 20 किलो का थैला है उसमें जो है 500 तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अब जो आटे का 20 किलो का थैला है वो यहाँ पर 3000 का फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि एक आम शहरी मुतवस्सित तबका मजदूर इनकी पहुँच से और इनकी क़ुव्वत ख़रीद से ये बाहर निकल गया है। गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की तरसील में रुकावटों का सामना है और जिसका असर जो है सप्लाई पर पड़ता है। और फिर ज़ाहिरी बात है जब सप्लाई कम है तो जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो जाता है और इसी तरह फिर जो है आम आवाम जो होती है वही इसी चक्की में फंसती है। इस वक्त जो है गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो सूबे की पैदावार है वो सिर्फ 26 लाख मेट्रिक टन है, जबकि हमारी ज़रूरत जो है वो 54 लाख मेट्रिक टन है। तो हमें जो है 38 लाख मेट्रिक टन के खसारे का सामना होता है। और जो हमारा सूबा है वो जो अपने गंदम और आटे की ज़रूरत जो है वो फिर दीगर जो बाकी सूबे हैं उनसे पूरा करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा इन्हिसार जो है 80% हमारा इन्हिसार पंजाब पर है, लेकिन पंजाब की जानिब से ही रुकावटें हैं और तरसील में मसले हैं। तो यहाँ पर जो है अब आटे और गंदम के बहरान की सूरत हाल पैदा होने वाली है। इस वक्त जो है वज़ीर इत्तलात के मुताबिक जो हमारा ज़ख़ीरा है वो 2,68,000 मेट्रिक टन है। पेस्को से भी मुआहदे हुए हैं, उनकी जानिब से भी 1,75,000 मेट्रिक टन गंदम देने का मुआहदा किया गया है, जिसमें सिर्फ अभी तक 25,000 मेट्रिक टन गंदम हमें मिली है और बाकी तरसील होना बाकी है। तो यही जो मुसलसल यही वजूहात है कि मुसलसल जो है आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो कह रही है कि जी पंजाब की वजह से बहरान पैदा हुआ है। जवाब हमें ये समझा सकेंगे कि अभी शफी जान साहब को कोर्ट भी कर रही थी अरूबा कि वो ये कह रहे हैं कि पंजाब ने जो तरसील पे पाबंदी लगाई हुई है, ये एग्जैक्टली कब से मामला शुरू हुआ, क्या है मौक़िफ़ फ्लावर मिल वालों का भी? और एक और सूबाई हुकूमत अगर ये कह रही है कि हम इस वजह से मसले में है क्योंकि एक और सूबाई हुकूमत का ये इशू है, सो व्हाट्स द एक्चुअल स्टेटस? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि जो नकलो हरकत है पंजाब गवर्नमेंट ने वो इसलिए लगाई है कि इनके पास भी गंदम उतनी नहीं है जितनी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ भी ये खदशा पैदा हो रहा है कि अगर ये नकलो हरकत पर पाबंदी ना लगाई जाती, दीगर सूबों के साथ ये गंदम का जो तरसील है वो बंद ना किया जाता, तो ये बहरान जो है ये बढ़ सकता था। यहाँ भी कीमतें छूट अप कर सकती। यहाँ पे एक्चुअली जो इसकी मिकदार है, क्वान्टिटी है, वो कम नहीं है। यहाँ पर इस वक्त मसला ये आ रहा है कि दीगर सूबों में चुके हैं वहाँ पर गंदम की कमी है, तो यहाँ पर कोई ना कोई छुप छुपा के दे दिला के वहाँ पे बॉर्डर से गंदम जा रही है, गंदम जाती है, महंगी जाती है, फिर वहाँ महंगी बिकती है। तो पंजाब गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हमारे साथ मिल बैठे। खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने दावत दी थी कि आप आए, बजाय बयान देने के टीवी पर आप हमारे साथ बैठकर महकमा खुराक के साथ बैठकर प्लान करें, पेपर वर्क करें और फिर जितनी गंदम की जरूरत है हम आपको देते हैं या पास्को देगा। तो ये बात है, असल में सियासत भी इस पर हो रही है। जो सूबा चाहता है कि थोड़ी सी पंजाब को रगेदा जाए वो फिर सियासत करता है, लेकिन दर हकीकत ये चारों सूबों को मिल बैठकर पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। बैठकर आवाम के हक में कोई ना कोई ऐसी चीजें सामने लानी चाहिए
सियासत को पीछे छोड़कर बैठकर चारों सूबों को अपने आज़ाद शुमार सामने अच्छा, रखने होंगे। अब ये बहरान की जो बात हो रही है, दोनों से हम पूछ लेते हैं, जवाद मलिक और अरूबा, आप पहले बता दें कि ये रोटी की कीमत जो ऊपर गई है, ये सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है या फिर ये LPG गैस वगैरह ये कीमतें भी तो ऊपर जा रही हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है रोटी की कीमत ऊपर जाने में? अरूबा, देखिए, इस तरह तो बहुत से वजूहात हैं जो महंगाई में उनके असरात हैं, लेकिन जो रोटी का मसला है, हम खैबर पख्तूनख्वा में फ़िलवक्त जो है रोटी की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन रोटी का जो वज़न है वो कम कर दिया गया है। और जो नानबाई हैं और जो तंदूर मालिकान हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बताया है कि मुसलसल आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब जो है 50 किलो का जो थोड़ा है वो 7000 से तजावुज़ कर गया है। तो इस सूरत हाल में उनके लिए जो है 160 ग्राम की या फिर 120 ग्राम की रोटी उसी कीमत में देना पॉसिबल नहीं रहा है। तो उन्होंने कीमतें तो नहीं बढ़ाई, लेकिन वज़न में कमी कर ली है। और दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने 15 बार जो है पंजाब हुकूमत को मरासले अरसाल किए हैं। उन्होंने कोशिश की है कि मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई जो है अमल सामने नहीं आया है। और इसके अलावा जो है कुछ महीने कबल जो वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन साहब है, उनके साथ भी सूबे के चारों सूबे के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनके आला सतह पर इजलास हुआ था, और उसमें भी चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने जो है गंदम और आटे का मसला वफाक के साथ उठाया था। और वफाक हुकूमत ने जो है पंजाब हुकूमत को सख्ती से ताकीद की थी कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर चुका है और वही मसले हैं, अभी भी रुकावटें हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी उनका खैबर पख्तूनख्वा से अरूबा हमें रिपोर्ट कर रही हैं कि हमने तो काफ़ी दफ़ा मरासला भी भेजा और बात भी की, वफाकी वज़ीर फ़ूड सिक्योरिटी से भी, चारों चीफ सेक्रेटरीज़ की मुलाकात भी हुई थी। जवाद, आप ये हमें बता दीजिए कि क्या हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, जिसमें आपने कहा कि अब ये नानबाई वगैरह भी बैठेंगे, इन्होंने भी दमादम मस्त कलंदर का कह दिया है, रोटी के नर्ख रिवाइज होंगे सरकारी सतह पर भी? ज़ाहिर है कोई मुफाहमत, किसी कंक्लूजन तक तो पहुँचना पड़ेगा ना? जी बिल्कुल, नानबाई एसोसिएशन ने जो इसमें फैक्टर एक और शामिल किया है वो LPG का भी शामिल किया है। LPG वाकई महंगी हुई है और कुदरती गैस जिसे स्वीट नॉर्दर्न गैस कंपनी गैस देती है तंदूर वालों को, वो नहीं मिल रही। तो ये फैक्टर एक बड़ा ही अहम है। इसको जवाब बनाकर उन्होंने कहा है कि हम हफ्ते को हंगामी इजलास बुला लिया है इचरा में, शाम को हम फैसला करेंगे। पंजाब भर के तंदूर नानबाई वहाँ इकट्ठे होंगे और कीमत जो है रोटी की 25 रुपये होगी और नान और खमीरी रोटी की कीमत 35 रुपये होगी। तो इस हवाले से जो फूड अहकाम है, अमजद हफीज़ है, वो मैदान में आए हैं। उन्होंने कल फैसला किया है कि 10 लाख टन गंदम जो है वो वहाँ पास्को से ली जाए, कुछ अपने इजरा किया जाए। तो उन्होंने कोशिश की है एक कि बाजार में जो गंदम का रेट है उसे नीचे लाया जाए। उम्मीद है कि विन विन सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ये पीर को इजलास होगा जिला इंतजामिया के दरमियान, फूड हुकाम और नानबाई और फ्लॉर मिल एसोसिएशन, ये चारों बैठेंगे और ये फैसला करेंगे कि कीमत जो है, लेकिन 14 रुपये वापस तो नहीं आएगी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि 20 रुपये और 30 रुपये पर यहाँ फिक्स होगी। इस हवाले से इनसे हल्फ लिया जाएगा या जो भी बात की जाएगी और इसको आगे लेकर चला जाएगा, क्योंकि वाकई गंदम की कीमतें बाजार में ज्यादा है, LPG महंगी है, मजदूरी महंगी है, तो उनके लिए भी पुरानी कीमतों पे रोटी बेचना मुमकिन नहीं है, आवाम के लिए खरीदना मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जवाद, थैंक यू अरूबा। और भी मुझे लग रहा है कि ये इतनी इंपॉर्टेंस इस इशू को, इसको इशू नहीं बनने देंगे एंड थिंग्स विल कम बैक टू नहीं। हमें उम्मीद तो यही रखनी चाहिए, लेकिन ये इशू बन गया है और इसलिए इस पे ज़रा गौर खौज होना चाहिए। और पर्टिकुलरली जिस तरह अरूबा कह रही थी कि वहाँ पे उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, जवाद कह रहे थे कि सियासत भी हो रही है इस पर। सो सियासत नहीं होनी चाहिए और अगर किसी और सूबे को कोई रिजर्वेशंस हैं तो एक्चुअल बैठना चाहिए। राना तनवीर साहब को अपना किरदार ज़रा और मौसर अंदाज में अदा करना चाहिए। पंजाब का मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए और पंजाब का मौक़िफ़ था कि भाई हमारे पास पहली गंदम नहीं है, अगर हम इस तरह खुलेआम मूवमेंट की इजाज़त देंगे तो हमारे यहाँ एक बहरान पैदा हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। हम अपने आवाम का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सो इसका हल क्या है? हल तो कोई निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, जब हल निकलेगा तो ऑब्वियसली विल बी हियर टू टेल यू व्हाट हैपेंड ओवर देयर। लेकिन एक आपको बता दें, फुटबॉल से ही रिलेटेड एक और चीज़, सॉरी, मूविंग ऑन एंड गोइंग बैक टू व्हाट वी वर अर्लियर टॉकिंग अबाउट। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें जो हैं टाइटल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन तीसरी पोजीशन के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। आप बता दें।
ये आपने बताना था जी। अच्छा सॉरी, आप दोबारा बता दें। मैं कर ही नहीं रही। नहीं, आई टेक माय वर्ड्स बैक। आपने कुछ नहीं सुना, प्लीज ऐसे तो प्रिटेंड दोनों टीमें जो हैं जी, ये सुपरस्टार्स एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे आपको। और जिस तरह, क्योंकि अब्दुल्ला को तो ऑब्वियसली सारी खबरें किसी के भी जानने से पहले पता चल जाती हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए प्ले ऑफ होने वाला है। आपको पता है अब्दुल्ला, प्लीज बताइए आपके पास क्या खबर है इस मुकाबले की? मैं बताता हूँ आपको। इस मुकाबले की एक और बड़ी कशिश, फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर हैं एम्बापे, जो मेसी के साथ मुश्तरका टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, और इसी वजह से वो गोल्डन बूट अवार्ड जीतने के मजबूत उम्मीदवारों में एक भी हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन भी अपनी टीम को वर्ल्ड कप का इख्तिताम फतह के साथ कराने के लिए पुरज़्म होंगे, जिससे शायकीन को एक और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। मुझे लगता है वैसे बड़ा हार्ट ब्रोकन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। विल ऑब्वियसली ट्राई हिज बेस्ट कि वो मजीद गोल कर ले, एटलीस्ट वो गोल्ड बूट जो है वो तो उनको मिल ही जाए। एंड सो देयर इज अनदर मैच over there that you will be able to watch, although उसका फाइनल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला नेचुरली। So there, ये बात आपको अब्दुल्ला ने बतानी थी, मैंने गलती से पहले बोल दी थी। अच्छा, ब्रेक के बाद हमारे साथ ईसा खान होंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, यू नो, एक साउथ अमेरिकन चैंपियन, एक यूरोपियन चैंपियन और एक लाडला That is what the world is saying. लमीन यमाल एंड मेसी भी एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे ना, तो उनकी वो आइकॉनिक तस्वीर वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर रिमाइंडर दिखाएंगे भी आपको, जब मेसी ने गोद में उठाया हुआ, मतलब लिटरली गोद में ही उठाया हुआ छोटा सा। सो वी आर गोइंग बैक टू फुटबॉल, और हम आज फुटबॉल की ही लगता है बातें करेंगे। दूसरे सेमीफाइनल में आपको पता है कि अर्जेंटीना के हाथों इंग्लैंड की शिकस्त पर हम प्रोग्राम के आगाज में बात कर चुके हैं। मैच के 55th मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल करके इंग्लैंड को बर्तरी दिलाई, जो कि 85th मिनट तक बरकरार रही। तो उनके तो दिल में आ गया था ना कि तो हम तो निकल गए बीच में से। लेकिन फिर वही हुआ जो कि इवेंट में अर्जेंटीना की पहचान जो है ना वो बन गया। वो एंड में आते हैं और मैच के आखिरी 5 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल स्कोर करके शानदार कमबैक किया और जीत जो थी ऑब्वियसली अपने नाम कर ली। और बाय द वे इस मैच में इंग्लैंड ने कई ऐसी गलतियां की जिनका ऑब्वियसली फिर एंड में उनकी गलतियां ही सामने आई, जैसे कि नुमाया बर्तरी हासिल करने के बाद जरूरत से ज्यादा दिफाई हिकमत अमली भी इख्तियार करना थी, जिसका अर्जेंटीना ने भरपूर फायदा उठाया। बहरहाल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की दोनों टीमें आमने सामने होंगी इतवार को, और इतवार को न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना का होगा मुकाबला। क्या माहौल होगा वैसे न्यूयॉर्क में? है मतलब स्पेन इज आल्सो अ ग्रेट टीम। ऑफ कोर्स अर्जेंटीना का नाम तो बहुत बड़ा इसलिए भी है बिकॉज इट हैज वन द वर्ल्ड कप सो मेनी टाइम्स एंड आल्सो इट इज द डिफेंडिंग चैंपियन एट दिस मोमेंट एज वेल। अब्दुल्ला, आपने मेरी सारी जो स्पीच थी ना वो ख़राब कर दी। खैर एनीवे, सो दिस इज़ समथिंग जो कि न्यूयॉर्क में संडे को अगर आप वहाँ हैं, ऑब्वियसली और क्या हो रहा होगा अब्दुल्ला, यू आर नॉट गोइंग टू मिस दैट। और एक इसके अलावा हमने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक तस्वीर भी दिखानी है। तो स्पेन ने जी उनका जो डिफेंस है वो बहुत मजबूत है। इस पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन ने अब तक सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया, जबकि दूसरी जानिब अर्जेंटीना अपनी भरपूर तजर्बा का टीम और खतरनाक काउंटर अटैक के साथ मैदान में उतरेगी। ये वो तस्वीर है जिसका हम बात कर रहे थे कि अर्जेंटीना चौथी मरतबा आलमी चैंपियन बनने के लिए मैदान में तो उतरेगी, लेकिन इस दफा मैदान में लमीन यमाल और मेसी भी आमने सामने होंगे। One is 19, the other is 39, और इनकी एक आइकॉनिक फोटो शूट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, तब शायद शायद क्या किसी को नहीं पता था कि ये जो बच्चा मेसी ने उठाया हुआ है इस तस्वीर में, वापस लाएं जी तस्वीर में, तो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी, ही इज गोइंग टू टर्न इनटू अ वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर जो कि अपने ही आइडल मेसी के अगेंस्ट खेलेगा। लाइक वी आर गोइंग टू सी 19 इयर्स पुरानी ये तस्वीर है। ये एक चैरिटी फोटोशूट था और एक यादगार मुलाकात भी। और जो लमीन यमाल है उनकी फैमिली तो कहती है ये इनके गॉडफादर भी हैं साउथ अमेरिका में। आपको पता है ना, यही लगता होगा ना। एंड यू नो ये जो यमीन जमाल है, मतलब देयर फैमिली वन इट, उनके बार्सिलोना में एक पूरा कैंपेन था जिसमें आप मतलब यू कुड विन अ फोटो शूट विद मेसी एंड दे वन इट, और ये तब उस तरह ये फोटो शूट जो है मेसी के लिए एक और एहसास ये भी है कि 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। सो इससे पहले काफू थे बाय द वे। अच्छा, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। लेकिन ये मुझे फोटो शूट इतनी अच्छी लगी। हु वुड हैव थॉट, मतलब इसको कहते हैं कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करें, मतलब कि आप यू आर अ बेबी, और एक मेसी जैसी चीज़ जो कि 20 साल से ही ऑब्वियसली हम उनको जैसी चीज़
कैसी है? Yes, Yes, I mean like he's so huge that you want to be a part of you know in his aura any way you could. और ये और ना सिर्फ ये तस्वीर, it has come full circle. They are going to be playing अच्छा, against एक each और other. ट्रिविया ये भी है कि बार्सिलोना के साबिक लेजेंड है मेसी और ये करंट सेंसेशन है लामिन यमाल। सो ये अगेन आमने सामने मतलब इस तरह, हाँ, बहुत सी अगेंस्ट चीज़ें ईच हैं। अदर इन द ओपोनेंट टीम। सो या वैसे मेसी कितने डिफरेंट लुकिंग थे ना, अब इनके बाल शाल मतलब अब इन्होंने काट लिए हैं, छोटे हो गए हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। कौन है हमारे साथ? ईसा खान है हमारे साथ। सो ईसा अस्सलाम साबिक कप्तान, पाकिस्तान वालेकुम, फुटबॉल बहुत टीम। शुक्रिया आपने वक्त दिया। ईसा, मैच देखा कल आपने, क्या लग रहा था आपको? आप कल हमारी और भी लोगों से बात हो रही थी, सब ज़्यादातर लोगों की इंग्लैंड फेवरेट टीम थी कल। सो क्यों आप लोग इंग्लैंड को फेवरेट कह रहे थे? ज़ाहिर है उनकी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना ने साबित कर दिया कि वो क्यों हैं चैंपियंस और डिफेंडिंग चैंपियंस। बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम हमेशा फेवरेट होती है और वर्ल्ड कप में, और ये मुसलसल तीसरा सेमीफाइनल हार चुके हैं और एक ही गलती मतलब हर सेमीफाइनल में इसने दोहराई है। जिस तरह कल टीम ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेला है और खासकर जो अर्जेंटीना की ऑफेंस लाइन में जो है ना ये प्रेसिंग कर रहा था 5 प्लेयरों के साथ, ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल आज अटैकिंग मोड में है और अच्छा खेला है तकरीबन 60 मिनट तक। जैसा इस हमेशा ये गोल करते हैं और इनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, सारा डिफेंसिव पे आ जाता है और हमेशा जो है ना जितने भी सेमीफाइनल ये हार चुके गोल करके जब ये डिफेंसिव हो जाता है तो उसमें जो है ना ये फिर मार खाती है। और कल भी हमने देखा ईसा, ये सवाल जो है ये ईसा आप हमें बेहतर समझा सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दें कि एक गोल जब इंग्लैंड ने कर ही दिया था कल के मैच में और कितनी देर तक उनकी बर्तरी जो है वो रही, उनको तो यही लग रहा होगा कि हम पास कर गए हैं ये पूरा इम्तिहान, लेकिन फिर वो इतने डिफेंसिव कैसे हो गए, डिफेंसिव फुट पे कैसे आ गए? बिल्कुल यही बात है कि मतलब ये तीसरा सेमीफाइनल है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये हमेशा जब भी गोल करते हैं तो डिफेंसिव पे चले जाते हैं। और कल हमने देखा था कि तकरीबन जब ये डिफेंसिव पे चला गया था तो 18 यार्ड के अंदर डिफेंस करा था और मुसलसल कोच ने चेंजेस किया है, जो कि उनकी ऑफेंस की जो प्लेयर्स थे उनको चेंज किया है, डिफेंस की 2 और प्लेयर डाल दिए है। तो मतलब इस तरह इतनी बड़ी टीम के सामने 18 यार्ड बॉक्स में जो है ना डिफेंस करना और गोल बचाना ये नामुमकिन होता है। और आप अर्जेंटीना की टीम हमने देखा हुआ है जब भी ये गोल करते हैं तो इसका मूड एक मुख्तलिफ चेंज हो जाता है और ये इतनी अटैकिंग मूड में आ जाता है कि फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो कल भी जो हमने देखा था जो फर्स्ट गोल हुआ है कि पूरा टीम 18 यार्ड में और डी के बाहर एक प्लेयर जो जिसने गोल किया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अमूमन जो है ना एक स्ट्राइकर जो है ना जो सेकंड बॉल के लिए जो है ना यहाँ पे खड़ा होता है, इस एरियाज को जो है ना मार करते हैं। तो आप देख ले तो सारा पूरा टीम जो है ना बॉक्स के अंदर है। तो मेरे ख्याल से इस तरह जिस तरह बाकी सेमीफाइनल में इंग्लैंड हार चुके हैं और हमेशा फिर लोग यही तबसरे करते हैं कि ये जब डिफेंसिव पे चला जाता है तो ये फिर मैच नहीं रोक सकते। तो कल भी उसी चीज गलती को फिर दोबारा से कोच ने किया है, जो कि मेरे हिसाब से जो है ना जो कि टीम को बिल्कुल जो कि एक अच्छा शेप में था, एक अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे, तकरीबन 60 मिनट वो इतनी बेहतरीन पॉजिटिव फुटबॉल खेला है और उसके बाद जब ये डिफेंसिव पे गोल करने के बाद चला गया तो मेरे ख्याल से टीम का जो है ना उसी टाइम से जो है ना पता चल गया कि अब उनको अर्जेंटीना को रोकना मुश्किल होगा। अच्छा, अब आप बताइएगा कि अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? देखो, स्पेन की टीम जो है ना जिस तरीके से एक बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट को फ्रांस को जो उस दिन बिल्कुल जो सेमीफाइनल में बेबस किया है, मतलब एक बेहतरीन, देखो हर टीम के लिए जो 90 मिनट है और जो टीम की प्लानिंग होती है कि वो कौन सा टीम जो है ना उस पर पूरा 100% इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो स्पेन की टीम उस दिन खेला है तो मेरे हिसाब से जिस तरह उसने बॉल पोजीशन रखा है और जिस तरह एक परफेक्ट डिफेंस के साथ उसने खेला है और इसकी मिड बहुत बेहतरीन तरीके से जो बॉल जो छीन रहा था, मतलब फ्रांस टीम को जो है ना जो उनकी ऑफेंस लाइन है उनको खेलने नहीं दिया और खासकर जो उसकी कीपर ने जो आउटस्टैंडिंग कुछ इस तरह बॉल निकाले और कुछ इस तरह बॉल जो है ना जिस तरह 2-3 बॉल इस तरह डिफेंस को लाइन को क्रॉस किया है, जो कि एम्बापे बिल्कुल फ्री जा रहा था, जो कि कीपर ने एक स्वीपर का रोल प्ले किया है और बॉल को बचाया है। तो मेरे ख्याल से
अगर देखा जाए तो इस वक्त जो स्पेन की टीम है वो डिफेंसिव लाइन और उनकी मिड जो लाइन है वो बहुत प्रॉपर तरीके से बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से खेल रहा है। और खासकर जो उनकी बॉल पोजीशन है ना, वो उनकी जो पासिस है, पासिस क्वालिटी वो बहुत अच्छे है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच होगा। और जब तक मेरे हिसाब से स्पेन उस वक्त तक रिलैक्स होगा जब तक गोल नहीं करेगा। जब गोल करेगा तो मेरे ख्याल से फिर अर्जेंटीना टीम जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि जब भी गोल करते हैं तो उसका जो अटैकिंग बिहेवियर है वो इतनी मतलब कि फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कम बैक करता है और ये मुस्तकिल तीसरा मैच। अच्छा ईसा, ये भी बताइएगा कि ये दोनों टीमें जो हैं इनके बहुत से प्लेयर्स जो हैं, जैसे अर्जेंटीना के बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो ला लीगा में खेलते हैं, स्पेनिश लीग है, उनके स्टाइल को भी बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं। ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं इन द फाइनल इवेंचुअल गेम जो अगेंस्ट ईच अदर, तो वो तो उनकी सीक्रेट्स को बीच में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। बिल्कुल, ये मतलब प्लेयर की जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं वो हर प्लेयर का पता होता है एक दूसरे को, जो अपने क्लब में खेलते हैं, जो उनकी की पॉइंट्स है वो भी पता होता है, जो उनकी वीक पॉइंट्स है वो भी पता होता है। तो लाजमी बात है। और खासकर इसमें हर टीम के साथ जो है ना इस तरह कोचेज है जो कि इस पे हेड कोच को रिपोर्ट्स देते हैं कि इस प्लेयर में क्या क्वालिटीज़ है, किस तरह मतलब इनको रोकना है। तो कल अगर आप देखा जाए इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट हाफ में जो है ना जो अर्जेंटीना की मेसी को बिल्कुल खेलने नहीं दिया। जब तक मेसी नहीं खेल रहा था तो अर्जेंटीना टीम नजर नहीं आ रहा था। जैसा मेसी ने खेलना शुरू किया सेकंड हाफ में जो है ना राइट विंग की तरफ से जो उसने अटैक शुरू किया है, तो मेरे हिसाब से जो है ना फिर उसके लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि इंग्लैंड की टीम मुसलसल जो है ना डिफेंसिव पे चला गया। जो पहले जो है ना इनको मार किया हुआ था वो प्लेयर भी डिफेंस पे चले गए। तो यही वजह है कि जो कोचेज जो है ना जो प्लान करते हैं या किसी प्लेयर के इंडिविजुअल प्लान होते हैं या पूरी टीम प्लान होता है, अगर उस पर पूरा इम्प्लीमेंट हो तो नजर आता है। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड इस तरह खेला है तो बहुत अच्छे तरीके से खेला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ईसा भाई। थैंक यू ईसा, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। इट्स गोइंग टू बी अ रॉकिंग मैच बिकॉज वो हम कहते हैं ना मे द बेस्ट टीम्स विन, तो ये मोस्ट डिजर्विंग दो टीम्स थी that proved time and again during the entire tournament. 48 countries थी पूरी इस टूर्नामेंट में that they deserve to। अच्छा, एक इशू जिसके बारे में हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं और बड़े कंसर्न हैं, बताइए। नहीं, अब आप बताएं। नहीं, बड़ा पता है क्या, दिल भी दहल जाता है ये सोच कर कि आप छोटे बच्चों को तंदुरुस्त मतलब छोटी मोटी बीमारी, नज़ला ज़ुकाम, सीने में कंजेशन के लिए अस्पताल लेके जाएं और घर वापस आए बच्चा HIV के साथ। नॉट जस्ट एनी बच्चा, गरीब लोग जो है ना जब सरकारी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज कराने जाएं और वहाँ से HIV जो है वो लेकर लौटें, तो ये इंतहाई ये ज़्यादती है, ये ना इंसाफ़ी है, बल्कि जुल्म है इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी। और ये सब कुछ हुआ है कराची में वलीका अस्पताल में। वलीका अस्पताल से इलाज कराने वाले 120 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो अब तक HIV से मुतासर हो चुके हैं। 6 बच्चों की अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सिंध हुकूमत का दावा रहा है कि सूबाई हुकूमत सेहत के शोबे पर मिसाली काम कर रही है। लोग मुल्क भर से इलाज कराने सिंध आ रहे हैं, जो हमने देखा है होता भी है। लेकिन अब ये केस जो सामने आ गया, आप इसको देखिए, और ये छोटा मोटा केस भी नहीं है। कितने बच्चे जो हैं इसमें मुतासर हुए, 160 बच्चे, 160 फैमिलीज़। और देन HIV जिसको एक दफ़ा हो गया, दिस इज़ इरिवर्सिबल। उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी इसको मैनेज ही करना है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो सूबाई हुकूमत को ऑब्वियसली खुद सोचना पड़ेगा कि ऐसे में मतलब कैसे हो गया ये। दे हैव टू रियली इंट्रोस्पेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट इट। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, मतलब ये आई होप कि आपके नॉलेज में आया हो, शो कॉज नोटिस देना, मतलब इससे क्या वो बच्चे या वो ख़ानदान, वो बच्चे, वो फूल जैसे बच्चे जिनकी उम्रें अभी 4, 5, 6 साल हैं, वो एक मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, इसका क्या नेमुल बदल हो सकता है? इसका क्या इजाला हो सकता है फॉर एनीबडी जो इंसान है, जो फैमिली है, उसके लिए हम वी आर शॉर्ट ऑन वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस इशू पे बुलाया, इसलिए कि मैंने आपके शो में भी देखा, बाकी प्रोग्राम में देखा, तो मैं समझता हूँ कि जो आप तफसीलात बता रहे थे आपके पास वो सही तरह से शायद नहीं पहुँच पा रही थी। उसकी एक वजह ये हो सकती है जी, एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि जब ये इशू हमारे इल्म में आया, फिर हमने इस पर जो थोड़ी सी एक्शंस लिए भी,
तो हमारे साथ एक मसला ये है कि 2013 का एक कानून है जो HIV एड्स प्रोटेक्शन और उसके हवाले से, लेकिन उसमें एक सेक्शन 18 है जो इस बात को हमें पाबंद करता है कि हम उन तमाम फैमिलीज़ को जो इससे अफेक्टेड हों उनकी कॉन्फिडेंशियल उनको रखें, उनकी सीक्रेसी को प्रोटेक्ट करें और लोगों के सामने एक्सपोज उनको ना करें। तो ये मेरे पास ये डिपार्टमेंट जो लेबर का है ना, गालिबन सितंबर के किसी वीक में मुझे ये मिला था महकमा, और एंड ऑफ अक्टूबर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 या 23 अक्टूबर को मुझे पता चला किसी और ज़रिए से कि शायद वली का हॉस्पिटल में कोई ऐसे सस्पेक्ट केसेस जो हैं वो हैं जिनका HIV पॉजिटिव आया है। तो उस वक्त ये नंबर जो था वो 6 केसेस थे हमारे इल्म में जो आए थे, और उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की, जो नेक्स्ट वर्किंग डे था आई थिंक 27th, उस दिन मैंने मीटिंग की और मीटिंग तफसील से की। उसके बाद 29th को हमने एक इंक्वायरी कमेटीज़ पे बना दी ताकि वो जाके इसको सारा देखें कि ये हो क्या रहा है और वाकई केसेस हैं कि नहीं है। उस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की आई थिंक 6 नवंबर 2025 को, विद इन अ वीक टाइम उनकी रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट पे उन्होंने बताया कि उस वक्त तक जो उन्होंने हमें तफसील बताई उसमें गालिबन 1 या 2 बच्चों की उन्होंने डेथ बताई, कंफर्म की, और उन्होंने ये बताया कि 16 केसेस ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन मीनवाइल इससे पहले ही जब ये 22 तारीख को जो वली का हॉस्पिटल की MS हैं उन्होंने ख़त लिखा, सिंध गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास एक पूरा एक शोबा है, CDC 1 उसको कहते हैं, जो जिनका काम यही होता है कि वो HIV की इस पे काम करते हैं। उनको हमने ख़त लिखा कि जी आप आएँ और हमारी इसमें हेल्प करें। तो 22 को हमने ख़त लिखा, 23 को वो हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ जितने पेशेंट्स थे पीड्स के डिपार्टमेंट में उन्होंने तमाम की स्क्रीनिंग शुरू कर दी, और विद इन 15 डेज़ ART सेंटर होता है जिसमें इनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो वली का हॉस्पिटल में इनका वो सेंटर जो है वो भी हमने इस्टेब्लिश कर दिया था ताकि इन बच्चों के जो सामने केसेस आ रहे हैं वो करें। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं ना, उसकी एक वजह जो ये है, मैं समझता हूँ कि केसेस तो हैं लेकिन हमने इस पर प्रोएक्टिवली काम किया। हमने ये नहीं किया कि अगर 16 केसेस आ गए तो 16 पे बैठ जाएं। हमने ये CDC को इन्वॉल्व किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, तो हमने उस पूरे हॉस्पिटल के जो पेशेंट आ रहे थे उनको भी, और उस पूरी विसिनिटी में जितनी आबादियां हैं उन तमाम इलाकों में स्क्रीनिंग शुरू की। और अभी कल परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त तक का जो नंबर था वो अराउंड कोई 10,500 लोग ऐसे थे जिनकी हमने स्क्रीनिंग की, और जिसमें आपने जो नंबर बताया है कि 120 जो हैं वो पॉजिटिव थे, और 120 में 81 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका हम अज्यूम करते हैं कि शायद वो इस हॉस्पिटल में आए होंगे। इसलिए कि आपको ये बता दूं कि जो वली का हॉस्पिटल है, यहाँ जो इलाज मिलता है, जो एंटाइटलमेंट है, वो जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको और उनकी फैमिलीज़ को मिलता है। तो ये आउट ऑफ 120 81 पेशेंट ऐसे थे जो सोशल सिक्योरिटी में। सर प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये बच्चे हों या ये 81 पेशेंट्स हों जिसमें मतलब 120 में 81 हों जिसमें से मोस्ट लाइकली ये यहाँ आए हों, ये यहाँ से लग रहा है क्योंकि हमारा जो मतलब हमारे जो कॉलीग्स हैं वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। शबाला हमारे साथ थी, वो कह रही थी कि ये जो बच्चे HIV पॉजिटिव आ रहे हैं इनके वालिदैन को एड्स नहीं है, तो जाहिर है बच्चों को कहीं से लग रहा है। सो ये कैसे लग रहा है ये आप हमें समझा सकते हैं? और एक ही फैमिली के 1-2 बच्चों को भी, मतलब कोई भाई है बहन है, सारों को। जी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ फिर मैं आपके क्वेश्चन पे भी आ जाऊँगा। देखिए, इसमें जो 120 आए ना, तो 39 केसेस वो हैं जो अज्यूम हम करते हैं। हो सकता है कि समाउ एंटाइटलमेंट नहीं दिए आ गए हों, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से नहीं लगे होंगे इनको, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 120 को ही यहाँ से लगा होगा, तो हम तो उनको इसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। अच्छा, फिर हमने एक और काम ये किया कि हमारे और हॉस्पिटल्स भी, एक लांडी में हॉस्पिटल हमारा है, कोटरी में है, हैदराबाद में है, सक्खर में है, तो हमने उनको भी लिखे खतूत के जी आप भी स्क्रीनिंग कराइए और सारा चेक कीजिए। तो लांडी हॉस्पिटल ने भी ART को लिखा, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ है, उन्होंने अपना सेंटर उस बराबर में बना दिया, और वहाँ 2000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई अभी तक, और उसमें से 10 जो केसेस पॉजिटिव आए हैं, उसमें 3 का हमें हिस्ट्री जो अभी तक मिली है, 3 की मिली है। उसमें कोई एजड हैं काफ़ी, लेकिन उनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने शायद दांत का कोई 1 साल पहले कोई ट्रीटमेंट करवाया था, तो पॉसिबिलिटी है कि उनको वहाँ से लगा हो। 2 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2-3 सालों में मुख्तलिफ इलाकों में जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं उनके पास भी उन्होंने विजिट किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से लगा हो, या हो सकता है कि हमारे हॉस्पिटल से उनको लगा हो। तो ये तो उसका एक सारा बैकग्राउंड, जो नंबर ऑफ केसेस है, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम इस शर्मिंदगी की वजह से कि जी नंबर बढ़ रहे हैं और लोग हम पे तनकीद करेंगे, हम स्क्रीनिंग को रोकेंगे नहीं, इसलिए
कि ये मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा जुर्म होगा कि हम अपने एक गलत ये काम को आपका छुपाने हमने के लिए पॉइंट एक बखूबी और समझ लिया गनी साहब, आपने बिल्कुल ठीक ये फैसला किया। अब ये बताइए कि आपने खत तो लिख दिए, लेकिन इंक्वायरी में क्या बात सामने आई कि यूज जी, सिरिंजेस अब मैं इस्तेमाल हो बताता रही हैं, क्या स्टेरिलाइजेशन जी, जी, नहीं है जी। अस्पताल Briefly में, बता दें, क्या गनी हो साहब, रहा है जहां जी, से मैं एड्स अब फैल आता हूँ। रहा है? अब मैं इस पे आता हूँ। देखिए मेरा तो कोई बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है, तो मैं समझता भी बहुत चीज़ों को नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, बैठ के मीटिंग्स करता हूँ, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो हमारे यहाँ सिरिंजेस यूज़ होती हैं वो ऑटोलॉक सिरिंजेस हैं, तो उस सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो लोग कहते हैं दोबारा इस्तेमाल हो नहीं सकती, सिवाय एक सिरिंज है जो 10 सीसी की आती है, वो ऑटोलॉक नहीं होती। उसके मुख्तलिफ रीजंस वो बताते हैं, वो किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो ऑटोलॉक कभी इस्तेमाल नहीं होती वो। तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर वो उन्होंने यूज़ किया हो तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे बताया गया कि कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। जो जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो जब सिरिंज में कोई उससे मेडिकल उस जो वाइल होता है उससे जब निकालते हैं, तो हो सकता है कि वो उन्होंने एक से ज़्यादा बच्चों को दी हो, तो वो सेम इंजेक्शन उसमें भी लगा हो, फिर दूसरे में भी पेशेंट को लग गया हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो ड्रिप बच्चों को लगाते हैं उसके साथ कोई कनेक्शन हो जाता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी हो सकती है। हमने किसी भी चीज़ को बिल्कुल रद्द नहीं किया। और मैं आपको एक बताऊं, जो पहली इंक्वायरी कमेटी हमने बनाई थी ना, उसमें 10 लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उनके खिलाफ हमने जो कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी। मैं आपको बताऊं, शोकाज इज़ नॉट द फाइनल डिसीजन। शोकाज तो देना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे जो रूल्स हैं उसके कोई तरीक़ेकार हैं। अगर आपने बहुत ज़रूरी है शोकॉज देना। और गनी साहब, सॉरी दैट इज ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन जब आप पूरी मुकम्मल इंक्वायरी कर लें, वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन द शो, ताकि हम इस बात को डिस्कस कर सकें और आइंदा ये ना हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फिगर्स आर ह्यूज। और कोताहियाँ हुई हैं, मतलब दैट इज़ ऑल्सो काफ़ी सामने बात नज़र आ गई है। अच्छा, हमने आपको बताया है कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में बच्चों को की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद बनाने के लिए कानून बन रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है, वी आर ऑल फॉर इट। लगता है कि अब पाकिस्तान भी ऐसे मुल्कों में शामिल होने जा रहा है। बच्चों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल और ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है, और ये करारदाद चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब MP सारा अहमद ने जमा कराई है। और करारदाद में कहा गया है कि बच्चों की को सोशल मीडिया के मुज़र असरात जो हैं, बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो साइबर बुलिंग जिसमें है, ऑनलाइन हरासमेंट है, गैर अखलाकी मवाद जो है जिससे वो एक्सपोज हो जाते हैं, नेचुरली इसको रोकने के लिए इस किस्म की चीज़ करनी पड़ेगी। और कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक का निज़ाम जो है वो भी मुतारिफ़ कराया जाए, ये उसमें करारदाद में है। और करारदाद के मुताबिक आलमी रुझानात जो हैं उनको देखते हुए, यानी टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ व्हाट द अदर कंट्रीज़ आर डूइंग, पाकिस्तान में भी कम उम्र बच्चों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल के लिए मौसर कानून साजी बननी चाहिए। करारदाद में वफाकी हुकूमत और PTA पर जोर दिया गया है कि वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक कम उम्र बच्चों के लिए मौसर रेगुलेटरी और निगरानी का निज़ाम वज़ा करें। तासुर यही है कि ऐसा कोई कानून बन भी गया तो इस पे अमल कराना आसान नहीं होगा। As always, कानून बनाना फिर भी आसान है, उस पे अमल दरामद कराना वो हमें पता है। समझ लेते हैं ना। सारा अहमद ने ही हमें ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब। सारा, सबसे पहले तो वजूहात ज़ाहिर है कुछ तो हमने बयान की, हम यहाँ अपने शो में डिस्कस भी करते हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं जो बच्चों को हो रहे हैं। अदरवाइज भी अगर बहुत छोटे बच्चे डिवाइसेस के ही इस्तेमाल से हम शुरू करें तो कितने अटेंशन डेफिसिट के डिसऑर्डर्स एंड यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ, लर्निंग डिसेबिलिटीज, बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है। अनफेयर कंपैरिजंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हमारे पास क्या है, उसके पास क्या है, मतलब हजारों चीजें हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। जी सारा, आपकी क्या वजूहात थी इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए मेरी भी वजूहात हुमायूं अब्दुल्ला वही है जो आपने बताई है। एक तो मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, लोनलीनेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, बिकॉज ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इंक्रीज स्ट्रेस है उसमें, और उसमें एंडलेस स्क्रॉलिंग है, बगैर वजह के बच्चे स्क्रॉल करते रहते हैं इंटरनेट पे। और उसके बाद एडिक्टिव एल्गोरिथम्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं ताकि मैक्सिमम टाइम बच्चे का स्क्रीन से जुड़ा रहे। उसके बाद साइबर बुलिंग, आप लोगों ने भी जैसे मेंशन किया, इमोशनल ट्रॉमा, ऑफ कोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग इमोशनल ट्रॉमा का शिकार होते हैं बच्चे, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, बच्चे खुदकुशी करने का ये भी वाकयात आए हैं रोब्लॉक्स और PUBG इस तरह के गेम्स के यूजेज से। फिर ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बच्चों को
पहले उनकी तस्वीरें मंगवाई जाती हैं और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और फिर लॉस ऑफ एजुकेशन, बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन और अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया है ड्यू टू स्क्रीन टाइम एंड ड्यू टू अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया यूजेज। ये सारी वजूहात हैं जिसके बाद आई थॉट दैट आई शुड अर्ज द फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज अ फेडरल सब्जेक्ट, कि बच्चों का स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया यूजेज 16 साल से कम उम्र बच्चों का उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाना बहुत अहम, जिस तरह दूसरे ममालिक में भी हो रहा है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया तो इंतजार कर सकता है, लेकिन जो बच्चों का ये बचपन है, ये टाइम है जिससे उनके मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, ये वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं जी सारा। वैसे आपने जो सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं ना, मतलब जिसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर, लोनलीनेस, लो सेल्फ एस्टीम, इमोशनल डिसऑर्डर, मतलब ये सारी चीज़ें ऑल अक्रॉस हैं। बच्चों में तो बहुत ही अलार्मिंग है, अडल्ट्स में भी यही चल रहा है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द किड्स फर्स्ट। आपको अपनी स्टडी में क्या कंपैरिजन मिला, किस तरह ये सक्सेसफुली इफेक्टिवली किया जा सकता है? बिकॉज वी डू रियलाइज़ कि दुनिया में ऐसे बड़े मुल्क हैं, मॉडल्स बन चुके हैं जहाँ अंडर 16 बच्चों को सोशल मीडिया जो है वो अलाउड ही नहीं ना। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? हम तो इन डिवाइसेस को, इन गैजेट्स को एज अ बेबी सिटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं कि जी बच्चे के हाथ में पकड़ा दो। मतलब हाउ डू यू प्रपोज कि होगा किस तरह? जी देखिए, आई फील दैट अगर हम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इस पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व करे और वो टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक, जी टिकटॉक बिल्कुल, एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज, इनको जो है दे शुड बी ऑब्लिगेटरी कि पहले AI जनरेटेड एज वेरिफिकेशन हो, जिससे बच्चे की एज का तयन किया जा सके और फिर बच्चे को एक्सेस अलाउड हो। बट आई थिंक ये एग्जैक्ट यही तरीका मॉडल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी फॉलो किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज को जिम्मेदारी दी गई है, एंड इफ दे वायलेट तो ऑस्ट्रेलिया में तो $30 मिलियन का फाइन है उन कंपनीज के ऊपर। तो इसी तरह पाकिस्तान कैन ऑल्सो गेट इन टच विद ऑल दीज कंपनीज एंड गेम्स लाइक रोब्लॉक्स, पबजी, जो तो इन माय व्यू तो रोब्लॉक्स एंड पबजी और इस तरह गेम तो बैन हो जाने चाहिए बिल्कुल टोटली। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट पे भी आ जाए तो बड़ी बात है। एनीवे, सो उनको कांटेक्ट करके एंड उनके थ्रू जो है आई थिंक वी कैन गेट दिस इम्प्लीमेंटेड। और सिर्फ ये नहीं, हमें पेरेंट्स को, टीचर्स को अवेयरनेस भी देनी होगी ताकि वो स्कूल्स में और पेरेंट्स घर पे वो बच्चों को बताएं कि गवर्नमेंट ये लॉ लेके आई है, सो वी नीड टू कंप्लाई बाय इट। बेसिकली सारा बात ये है कि हमें ऑल्टरनेटिव्स देने हैं अपने बच्चों को कि वो डिवाइसेस और गैजेट्स पे ना बैठे और कोई और कंस्ट्रक्टिव काम करें, कोई आउटडोर्स चीज़ें करें, कोई और जिसमें लिटरली उनकी मेंटल फिजिकल स्टिमुलेशन हो रही हो एंड नॉट जस्ट स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन। Also this is a very long debate क्योंकि we also need to create neighborhoods, जहाँ पे बच्चे निकल सकें, सेफ नेबरहुड्स जहाँ बच्चों अब बहुत कम होती जा रही हैं। हमने अपने बचपन में अपने गलियों में, मोहल्लों में खेला, अब बच्चों के लिए वो माहौल ही मयसर नहीं है, अब छोड़ ही नहीं सकते हैं बच्चों को बाहर। जी ऑनेस्टली, जिस तरह बिल्कुल हुमा ने भी पॉइंट आउट किया और आप भी करें, हो यही रहा है कि वालिदैन बहुत मसरूफ हैं और वो बच्चे को बिजी रखने के लिए गैजेट दे देते हैं। एंड उसूलन बेसिकली तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो टाइम दें। जैसे पहले ज़माने में तो ये हमारे पास ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, तो पेरेंट्स ही बच्चों को एक्टिविटीज़ में लगाते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड ऑल। अब वो सब खत्म होकर सिर्फ एक स्क्रीन पे जिस पे बच्चे की आंखें ग्लूड है, मतलब वो चिपका हुआ है स्क्रीन के साथ। तो ये ऑफ कोर्स इसलिए पेरेंट्स को भी ये बताना कि ये बहुत बहुत हार्मफुल है, बहुत इसके बुरे नतीजे बच्चों की ज़हनों पे। आपको पता है जो ब्रेन की कॉर्टेक्स लेयर है वो थिन हो रही है बच्चों की, और क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उनको मैसर है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स टाइम दें और उनको अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ में, फॉर एग्जाम्पल आजकल समर कैंप्स हो रहे हैं, बच्चों को उधर भेजा जा सकता है। आई मीन दे कैन बी अल्टरनेटिव जिसमें पेरेंट्स खुद भी अवेलेबल ना हो, फिर भी बच्चे को डाल दें ताकि एटलीस्ट वो स्क्रीन से दूर रहे और एक अल्टरनेटिव उसके पास मौजूद हो। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं, लेकिन सारा हम पबजी के ऊपर बात कर लेंगे, हम ये रोब्लॉक्स में बात कर लेंगे। जो यूट्यूब से एडिक्टेड हैं बच्चे, मतलब वो तो उस तरह से सोशल मीडिया कोई नेटवर्किंग ऐप तो नहीं है, मतलब यूट्यूब पे सारा दिन ये व्लॉग्स देखना, ये एक नई बीमारी है जो बच्चों में आई है।
और वालिदैन मजबूर हैं, चाहे वो और सारा साथ जो आप कंपैरिजन दे रही है ना पुराने वक्तों का कि मतलब बच्चे बाहर जाके खेलते थे ऑल दैट, ये वो दुनिया नहीं रही। बट शायद माँ बाप को टू प्ले ऑन देयर डिफेंस ऑल्सो, शायद माँ बाप को लगता है दिस इज़ द लेसर ईवल। अब हम अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे, हमें नहीं पता, हमारी नज़रों के सामने नहीं होगा, ये दिस इज फॉर देम दिस इज़ अ लेसर ईवल कि वो घर में ही है, उसके हाथ में गैजेट है, हमारी आंखों के सामने है, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, और दो चार उसके दोस्त घर ही आ जाए। मतलब ये बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखने की ऑप्शंस हैं ये सारी एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट्स नॉट सेफ आउटसाइड। एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जहां हम सेफ, सिक्योर, हेल्दी नेबरहुड्स बनाने पे तवज्जो दें, तभी हम यहाँ पे, और वी एक्सपेक्ट कि पंजाब में शायद अगर इनिशिएटिव लिया जाए तो किया जा सकता है। और जाहिर है फिर ये सोशल मीडिया एप्स के ऊपर पाबंदी, जहां बच्चों को एक सर्टन, वैसे एज क्या है आपके जहन में? 16 मैच्योरिटी होती नहीं है टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो मैंने जो सजेस्ट किया दैट इज 16 इयर्स ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ने ही यूके में पहला कदम उठाया था। That's right. And China, by the way, China is a really good model as well. उधर तो सारा social media is totally banned, not even restricted, but YouTube is banned for children. And मैंने, because I just returned from China, मैंने देखा कि वो बच्चे actually हमारे बच्चों से फर्क हैं, और वो ज़्यादातर टाइम उनका स्कूल 5 बजे ऑफ होता है, उसके बाद उनके एक्टिविटीज़ होती हैं घर में, but there is no involvement of any gadget or any screen time. So I mean that is very impressive, and I'm sure if they can do it, why can't we do the same? आपको लगता है सारा कि अगर ये पाबंदियां डाल दी जाए बच्चों पे, और ऑल्दो हमारी अब हमने देख लिया पिछले कुछ सालों में दुनिया भी ऐसी हो गई कि लॉट ऑफ द टाइम्स इवन स्टडीज़ यू हैव टू गो डिजिटल बिकॉज स्कूल बंद हो जाते हैं। हमारे मुल्क में तो खैर बहुत ही और वजूहात से होते हैं, कोविड के दौरान तो पूरा साल ही ऑलमोस्ट बंद रहे। दीज आर वेरी रियल इशूज़ इन दिस टुडेज़ वर्ल्ड एज वेल। अब बच्चे को 16 साल की उम्र तक ऐसी चीज़ों से अगर दूर रख देना, आपको लगता है कि फिर वो फाइनली जब अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करे टू ऑल दीज गैजेट्स एंड द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वो कैचअप कर पाएंगे बच्चे? आउटडेटेड तो नहीं मतलब वो बच्चे ये तो नहीं करेगा कि हम तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए हैं दुनिया से। हुमा, हमने ये इसमें प्रपोज नहीं कर रहे कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को बंद कर दें। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन शुड बी अलाउड कि वो अपनी रिसर्च करें, अपने स्कूल पोर्टल्स आजकल ऑनलाइन ही है सारे, वो उनको एक्सेस कर सके सब कुछ, लेकिन सिर्फ जो जगह, जो प्लेटफॉर्म्स हार्मफुल है उनके लिए, जहाँ रिस्क है बहुत, उनको जैसे यूट्यूब और ये सारे, लेकिन सारा हम तो सिर्फ यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम 3 चीज़ें या 4 चीज़ों का हम नाम ले रहे हैं, 85 चीज़ें हैं एक्चुअली जो हार्मफुल हैं, और बच्चे मतलब विद अ क्यूरियस माइंड, बच्चे हों बड़े हों, वो पहुंच ही जाते हैं या वो चीज़ें उन तक पहुंच जाती हैं। तो ये 4-5 चीज़ों को अगर उनकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। हुमा, ये जो ये गेम लाइव खेल रहे होते हैं और वो गेम की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं बच्चे, क्या मैं आपको बताऊं क्या क्या चैलेंजेस हैं, अल्लाह माफ करे कि क्या चैलेंज। जी सारा, आपको पता है जो गेम्स हैं वो गेम्स बेसिकली अब तो उसमें मनी इज आल्सो इन्वॉल्व, राइट? मतलब वो अवार्ड्स और रिवॉर्ड खरीदने के लिए वो बच्चे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके पैसे लेते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पैसे जाते हैं, एंड वो गेम्स में उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। और आई मीन उन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म है कि उनके ब्रेन को कितना मैक्सिमाइज करके एंगेजमेंट कर सके। सो आई मीन दिस इज हॉरिबल फॉर द चिल्ड्रन ऑनेस्टली। सो आई थिंक एक रिस्ट्रिक्ट, उनको बैन नहीं करना बट उनकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर चाहे, आई एम वेरी श्योर कि ये किया जा सकता है, एंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके। यू नो द फीडबैक आई रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स इज ओवरवेलमिंग। आई मीन मुझे जब ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाई रेजोल्यूशन कल, मुझे इतनी कॉल्स और मैसेजेस आए हैं पेरेंट्स से, एंड वो कह रहे हैं हम एक्चुअली मिजरेबल हैं, हम हेल्पलेस हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। यू राइट। आई मीन दिस वुड बी लिटरली, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये तोहफा होगा पेरेंट्स के लिए, बिकॉज इट इज़ हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट, एंड इट इज़ मतलब बच्चों की एक डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट ये कटेल कर रही है चीज़। Thank you, Sara. Thank you, Sara. Thank you so much and best of luck. What you are trying to do हो जाए पाकिस्तान में तो कमाल ही हो जाए। अच्छा, मूविंग ऑन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए वनडे वर्ल्ड कप फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दी है। इंटरेस्टिंग है। नॉकआउट मरहले तक पहुंचने के लिए टीमों को इजाफी चैलेंजेस का सामना होगा। हमारा क्या बनेगा या अल्लाह। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि इस नए फॉर्मेट से रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान
मैचेस ज़्यादा होना के इम्कान पड़ जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे। टूर्नामेंट मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा। जाहिर है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से ही दिलचस्प होता है। ICC के लिए भी ICC की आमदनी बढ़ेगी और वर्ल्ड कप 2027 में 14 टीमें शरीक होंगी, लेकिन अब फाइनल तक पहुँचने के लिए 3 मराहिल से गुजरना पड़ेगा। पहले मरहले में क्वालिफाई करने वाली 14 टीमों में निचली 3 टीमें राउंड रॉबिन सुपर सीरीज खेलेंगी। मुझे नहीं समझ आ रही आपकी कोई भी बात। ये क्या है राउंड रॉबिन, मैंने भी समझना है। जिसकी फातेह टीम अगले मरहले में जगह बनाएगी। दूसरे मरहले में 12 टीमों को 6 टीमों के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, जहां हर ग्रुप में राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत मैचेस होंगे। राउंड रॉबिन किसने रखा है? राशिद भाई हैं ना हमारे साथ, बताएंगे आपको। तमाम टीमें एक दूसरे से खेलेंगी और दोनों ग्रुप्स की टॉप 3 टीमें अगली बेहतरीन पोजीशन हासिल करने वाली टीम सुपर 7 मरहले तक पहुंच। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत मैं थक गई हूँ ऑलरेडी। अच्छा, दूसरा ये वैसे एक बात है कि नई चीज़ें आई हैं ना, जैसे T20 भी जब नया मुतारिफ हुआ था तो पाकिस्तान जो था इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट, सेकंड टाइम ही जीत गए थे। पहले में सेमीफाइनल में ही आ गए थे, सेकंड जीत गए। मतलब वी आर प्रीटी गुड एट, हमें नहीं समझ आ रही लेकिन समझने वालों को शायद आ जाएगी, जैसे कि राशिद भाई जो कि हमारे साथ हैं। डॉक्टर राशिद भाई, आज आप डॉक्टर बन जाए और प्लीज हमें डाइसेक्ट करके बताएं कौन है राउंड रिबन, क्या हो रहा है आसान तरीके से। 3 केस पहले तो इसको समझ लेते हैं कि क्यों किया जा रहा है ऐसा। क्योंकि वनडे क्रिकेट काफी हद तक डाई हो रही है, T20 की ज्यादा चल रही है। फिर ये साइकिल जो है 2023 और 27 का वो खत्म हो रहा है और उसमें जो रेवेन्यू था इनका ब्रॉडकास्टिंग का वो था तकरीबन 3 बिलियन था। उससे पहले जो था 2015 से लेकर 2022 तक 23 तक उसमें 2.7 बिलियन था। अब नेक्स्ट साइकिल जो शुरू होगा वो 2028 से लेके 32 तक होगा। तो जाहिर सी बात है वो नंबर ऑफ मैचेस जो लास्ट वर्ल्ड कप में 48 हुए थे, अब 58 मैचेस होने जा रहे हैं। जाहिर उन्होंने थोड़ा सा बड़ा किया है टूर्नामेंट को, जो कि 58 डेज या 2 महीने का हो सकता है, क्योंकि एक दिन में 2 मैचेस भी हो सकते हैं। तो उससे रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। क्योंकि अगर हम फुटबॉल को देखते हैं, सिर्फ यूरो कप में ही 3 बिलियन होता है एक टूर्नामेंट का, उनका एक टूर्नामेंट का 5 साल का साइकिल नहीं होता, और वर्ल्ड कप का वो 6 बिलियन होता है। तो उसको करीब लाने के लिए या बेहतर करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज्यादा क्राउड नहीं आता, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच हो उसमें आ जाएगा या कुछ बड़े मैचेस हो। राशिद भाई, मैं थोड़ा सा आई लॉस्ट यू इन द मिडल ओवर देयर। जब आपने रेवेन्यू की बात की है ना और फुटबॉल की भी आपने कंपैरिजन दिया है, वी आर डूइंग दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्पोर्ट और हम रेवेन्यू जनरेट करने की इसमें जब हम इंडिया पाकिस्तान मैचेस की बात करते हैं, इट अल्टीमेटली ब्रिंग्स रेवेन्यू टू ICC एंड द रेस्ट ऑफ द टीम। तो इसको जरा दोबारा से बता दें। देखिए, रेवेन्यू के लिए ज्यादा है, क्रिकेट के लिए शायद कम हो, क्योंकि जो लास्ट जो सुपर सीरीज है ना 7 की, जो 7 टीम की, वो आउटस्टैंडिंग हो सकती है। वो 92 के वर्ल्ड कप की तरह हो सकती है। 8 टीम थी, रॉबिन लीग पे मैच खेला जाएगा, हर कोई एक दूसरे से खेलेगा, टॉप 4 सेमीफाइनल खेलेंगी। तो बीच का जो टूर्नामेंट है ना, जिसमें 30 मैचेस हैं हमारे, जिसमें पहला तो होगा 10 टीम का क्वालिफायर होगा, उसमें से 3 टीम आएंगी, 3 का रॉबिन लीग होगा, उसमें से 1 टीम आएगी, 12 टीम्स हो जाएंगी, टोटल 12 टीम हो जाएंगी, खेलेंगी 20, लेकिन उसके बाद 3 का होगा, 3 में से 1 आएगी, वो ज्वाइन करेगी 12 टीम का, वहाँ पे 6-6 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। वो आपस में फिर एक रॉबिन लीग होगी, जो कि वहाँ से टॉप टीम क्वालिफाई करेंगी 7 के लिए, जिसमें 3 टीम जो टॉप की होंगी वो जाएंगी अगले राउंड में, और जो चौथी टीम होगी दोनों ग्रुप की, उसमें नेट रन रेट जिसका बेहतर होगा, वो 7 टीम होगी क्वालिफाई करने के लिए। फिर हम सुपर 7 के उसमें चले जाएंगे, आखिरी राउंड में चले जाएंगे, जहाँ पे 21 मैचेस हैं प्लस 2 सेमीफाइनल एंड फाइनल, 24 मैचेस हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा टूर्नामेंट किया है, लेकिन ये लग ऐसा रहा है कि लास्ट जो राउंड होगा ना सुपर 7 का, ये बहुत अच्छा होगा। अब इसमें वो नहीं होगा कि कोई भी टीम इसको हरा के उसको हरा के अगले राउंड में चली जाए या सेमीफाइनल में चली जाए। जो बहुत ही अच्छा खेलेगा पूरा टूर्नामेंट वो ही सेमीफाइनल की क्वालिफाई करेगा। कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई भी टीम ने बारिश में पॉइंट नहीं मिले तो किसी को हरा के पॉइंट्स लेके वो चलेगा ऊपर, लेकिन लक वाला फैक्टर यानी कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेस पे टीमें आगे जाएंगी। होगा। जी, ऐसे ही है।
सो वैसे बड़ी देर की फिर तो मेहरबान आते आते मतलब ये किसी ने आपको लगता है कि ये इससे वनडे क्रिकेट में बेहतरी आएगी या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी? वनडे क्रिकेट में नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा। इन्होंने लंबा टाइम पीरियड बड़ा किया है, अब ये कट डाउन करेंगे फ्रेंचाइज क्रिकेट को, क्योंकि अब इन्होंने जो बोर्ड है उनको अथॉरिटी दे दी है कि आप 4 नेशन, 3 नेशन, ट्राई नेशन खेल सकते हैं, अपनी सीरीज आप बना सकते हैं। तो ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि बायलैटरल ज्यादा हो, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ही ज्यादा हो गई है सिर्फ, क्योंकि 2-3 तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सबका जो फोकस है टेस्ट क्रिकेट और वनडे से हटके वो T20 की तरफ जा रहा है। तो शायद आईसीसी ने ये 2-3 महीने या 2.5 महीने ये अब लेके आ गए इसके अंदर के आपके कैलेंडर ईयर के अंदर आ जाएंगे और बाकी लोग बायलैटरल के ऊपर जाएंगे। और इसमें जो कट ऑफ डेट है वो 31 मार्च है 2027, जिसमें रैंकिंग जो होगी वो काउंट होगी, उसके हिसाब से ग्रुप बनाए जाएंगे। गॉड, बड़ा थोड़ा सा सेमी कॉम्प्लिकेटेड है, बट थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। राष्ट्र भाई ये बताएं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एज इट इज ऑफ द गेम इटसेल्फ, जैसे पावर प्ले का है, मतलब 30 आवर सर्कल, मतलब जो भी सर्कल को छोटा बड़ा करना, ये भी रूल्स, ये भी सब कुछ बदलेगा या ये सब कुछ इंटैक्ट रहेगा? नहीं, ये अभी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। वही 1 से 10 ओवर तक पावर प्ले, 11 से 40 ओवर तक सेकंड पावर प्ले, फिर डेथ ओवर, 41 से 50 ओवर। सुनने में यही आया था कि 40 ओवर की वनडे क्रिकेट कर देंगे। इसमें कोई अच्छा, वैसे ये जो डिसीजंस हो रहे हैं या सुनने में जो आ रहा है, ये क्या साबिक क्रिकेटर्स कौन फैसला करता है? मतलब ये आईसीसी क्रिकेट एक कमेटी होती है, उसमें कुछ क्रिकेटर्स भी होते हैं, फिर फाइनेंस वाले लोग होते हैं, लीगल वाले होते हैं, बहुत सारे, इनकी एक क्रिकेट कमेटी बनी हुई है। तो वो फैसले करते हैं, तकरीबन साल पहले से ये काम करना शुरू करते हैं। अगर इंटरनल अप्रूवल मिल जाती है तो वो उसको एज ए टर्म्स एंड कंडीशन या लॉग ऑफ द क्रिकेट में लेके आते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग में लेके आते हैं। जैसे भी अभी एडिनबरा में ये मीटिंग हुई है, फिर जिसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल होती है और यहीं पे अप्रूवल हुई है सारी चीज़ों की। अच्छा, वेस्ट इंडीज पहुंच गई हमारी टीम, प्रैक्टिस जारी है। हाउ होपफुल शुड वी बी? नहीं, अच्छा है, क्योंकि एक मैच जो मिला 4 डे, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमूमन हम जाते हैं तो हम डायरेक्टली जाके टेस्ट मैच या वनडे या T20 खेलना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि आप जल्दी चले गए। पहले होता है कि 2 दिन पहले पहुंचे फिर टेस्ट मैच, हम कम से कम 10-11 दिन पहले पहुंचे हैं, क्योंकि 4 डे है। और मैं तो होपफुल हूँ कि टीम अच्छी है पाकिस्तान की, स्पिनर नया है, अली उस्मान है, फास्ट बॉलिंग भी रीजनेबल है, बहुत अच्छी नहीं तो रीजनेबल फास्ट बॉलिंग है। बैटिंग से बड़ी होप है, क्योंकि शान मसूद एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बाबर आजम कप्तान बन के वो भी एक्सपीरियंस है, रिजवान है साथ में, इमामुल हक है। नो डाउट 2-3 हमारे पास नए प्लेयर हैं जिनका डेब्यू हुआ है। दैट्स राइट, मतलब चांस भी है शान मसूद के पास, कप्तानी का बोझ हट गया है उनसे, एंड दूसरा ये अच्छा टाइम मिल गया है फॉर ऑल द प्लेयर्स टू जेल विद वन अनदर एंड यू नो अपने आप को सही स्ट्रेटजी और माइंडसेट में भी लेके आना। वेस्ट इंडीज की टीम भी बहुत अच्छी है, अभी जो श्रीलंका तक खेली है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, शे होप है या ग्रीव्स हैं, अच्छा खेल रहे हैं। तो उनसे मुकाबला करना थोड़ा सा होगा कि वो होम पे उनकी पेस अटैक बहुत अच्छी है, शमार जोसेफ हैं, तारिक जोसेफ हैं, और एक और फास्ट बॉलर था इनके पास जो कि तेज बॉलिंग करते हैं, 135 से 140 तक बॉलिंग करते हैं। तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। Thank you, Rashid bhai, thank you so much for this. Okay, so all new things so happening. So take this all in. And if you don't understand, read up on it. No, हम भी तो बैठे हैं, हम दोबारा इसकी बात है, हमने भी तो समझना है अभी। It will take a few sessions, I guess. It will. I didn't get much of it. अच्छा, okay, so you have heard of jiu-jitsu. You perhaps have not, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो नहीं रही होंगी, लेकिन खेलों के मैदान में जी पाकिस्तान के राइजिंग स्टार जो है ना, उनकी बात करें तो मार्शल आर्ट्स में बहुत टैलेंट सामने आ रहा है। और अलमाटी काज़ाकिस्तान में होने वाली एशियन जिu-jitsu चैम्पियनशिप के पहले ही दिन अंडर 16 मुकाबलों में जुनैरा जुल्फ़िकार और सुंदस अली ने गोल्ड मेडल, जबकि अब्दुल रहमान और आमना इरफान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? यूँ 25 ममालिक के 700 से ज़ायद एथलीट्स इस मुकाबले में शरीक थे और पाकिस्तान अंडर 16 एशियन चैम्पियन बनकर आ रहा है। दिस इज़ इनक्रेडिबल।
इसी पे ज़रा बात कर लें। बिल्कुल जी, जुनैरा और सुंदस ने हमें ज्वाइन किया है, बोथ आर गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब सबसे पहले तो हमें बता दे जुनैरा से पहला सवाल मैं आपको बताऊं आप क्या पूछेंगी? मुझे क्यों पूछ रहे हो? उधर बैठी हुई है। आपके जहन में जो है कि बच्चों ये जुजित्सु कैसे और कब खेलना शुरू किया? जी जुनैरा, आपसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, तो मुझे शौक़ था वैसे बचपन से। मैं अपने बाबा को देखती थी, भाई को देखती थी, तो उनको देख के मुझे बहुत शौक़ हुआ और मैंने ज्वाइन किया ये, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। सो मार्शल आर्ट्स के किसी और फॉर्म से वाबस्ता हैं या वो भी जुजित्सु ही खेलते हैं? वो भी जुजित्सु ही करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त करते हैं, खेलते नहीं। सुंदस से हम जानेंगे। सुंदस, आप बताइए आपकी क्या कहानी है? वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो। जी, मेरी कहानी है कि मुझे बचपन से ही शौक़ था इन सब चीज़ों का, गेम्स का और स्पोर्ट्स का। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी यही है, स्पोर्ट्स का, जुजित्सु का, जूडो का। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं ये करूं, और मुझे भी इस चीज़ का बहुत शौक़ था कि गर्ल्स को ये सब कुछ आना चाहिए। और आजकल के हालात के देखते हुए ये हम लड़कियों को जरूरी है कि ये सब कुछ करें। फार साइटेड आपकी सोच है सुंदस। आई मीन लाइक दिस इज सो इम्प्रेसिव। वैसे तो जब भी हमारे पास लड़कियां ऐसी फील्ड्स में जब आगे जाएं और आती हैं तो वो बड़ी ज़हीन होती हैं। और एक और बात भी मैंने नोट की है कि जब लड़कियां इस फील्ड में आगे जा रही होती हैं तो उनके फादर्स की सपोर्ट बड़ी मानी रखती है, और ये दोनों भी उसी की एक ताज़ा मिसाल है। बेशक ऐसा ही है, बी एट एनी स्पोर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। जुनैरा, ये बताएं, अब मैंने ये बात शुरू की थी कहते हुए कि जुजित्सु खेलते हैं या करते हैं, मतलब What is it exactly? इसका क्या पैग होता है इस स्पोर्ट का? MMA और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, what are you meant to achieve in it? मतलब ये यूनिक होता है और सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं हमें, खुद एतमादी सिखाता है हमें, और चीज़ें भी काम आते हैं। डिफरेंट होता है, हर स्पोर्ट से अलग होता है। तो अब हमने ये भी सुना है कि जापानीज स्पोर्ट है, लेकिन इसमें फाइट स्टाइल जो है वो सारा ब्राज़ीलियन है। What does that mean? जी, ब्राज़ीलियन जुजित्सु अलग होता है, वो BJJ होता है, और जुजित्सु अलग फॉर्म है मार्शल आर्ट्स की। ये 3-4 फॉर्म्स हैं, इसके अलग डिसिप्लिन। सो एक ब्राज़ीलियन जुजित्सु है, एक ये वाला जुजित्सु है, बहुत सारे जुजित्सु हैं। अच्छा सुंदस, खेलना ज़ाहिर है लड़कियों को आपने कहा आना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, आपका बैकग्राउंड भी, लेकिन गोल्ड मेडल जीत लेना इसके लिए एक अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ज़ाहिर चाहिए होता है। तो कितनी आपने ट्रेनिंग की, कितने आपके टफ मुकाबले थे? जब आप यहाँ से जा रहे थे तो आपको लग रहा था कि हाँ जी गोल्ड हासिल करने के पोजीशन में हो सकते हैं हम लोग? देखिए, कुछ हासिल करने के लिए ना हमें मेहनत ज़रूरत होती है। Of course. हमने भी सुबह शाम 3-3 घंटे, हमने सुबह 3 घंटे, शाम में 3 घंटे हमने ट्रेनिंग करी, और इतनी ट्रेनिंग करी कि हमें अपने ऊपर भरोसा हो गया था कि गोल्ड तो पक्का है। हम उसके नीचे हम सोच नहीं रहे थे। ब्रोंज का तो हमारे जहन में था ही नहीं कि हम ले लेंगे। तो हमारी नज़र डायरेक्ट थी गोल्ड पे, और इंशाअल्लाह का शुक्र है कि हमने गोल्ड अचीव किया। मैंने जो है जुनैरा ने हमने इतनी मेहनत करी, तो हमने पहले नेशनल्स खेले। मैंने नेशनल्स में 4 गोल्ड लिए, फिर मैंने साउथ एशिया खेला, साउथ एशिया में मैंने गोल्ड लिए, और फिर अब एशियन आया है। एशियन भी मैंने अल्लाह का शुक्र है अपनी मेहनत से, अपने उस्ताद की मेहनत से हमने गोल्ड लिया है। अच्छा, ये मतलब कमेंडेबल बात है, लेकिन प्लीज़ मुझे बता दें, जब आप कज़ाकिस्तान पहुंची इन दोनों और साथ और भी हमारे लोग थे, 700 बच्चा जो वहाँ था, यंगस्टर्स जो थे, वो भी तो यही सोच के आए होंगे कि जी गोल्ड तो हमारा हुआ। तो क्या एज थी आपके पास जो कि बाकियों में नहीं थी? देखिए, आता था गोल्ड लेने, कोई हारने के लिए नहीं आता। Of course. लेकिन मेहनत जो होती है ना, हमें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए। मुझे बस यही चीज़ थी कि मुझे अल्लाह पे भरोसा था, दैट्स इट। मुझे पता था मेरी मेहनत है, मुझे अपनी मेहनत पे और अल्लाह पे भरोसा था बस। और किसी चीज़ की मैंने सोचा नहीं कि कौन क्या सोच के आ रहा है, बस मैंने अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। जुनैरा, अच्छी बात है। आपसे भी हम यही जानेंगे सर्टनली कि जाहिर है हर कोई मुकाबला जीतने की नीयत से आ रहा है। सुंदस ने हमें अपनी कन्विक्शन बताई, लिटरली मैनिफेस्टेशन की एक ताज़ा मिसाल है ये, कि इन्होंने सोचा ही गोल्ड था, कोई और सोच ही नहीं आई इनके जहन में। सो आपने क्या सोच रखा था? मैंने भी गोल्ड का ही सोचा था। हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और पहले से हम लोग भी अचीवमेंट्स हैं हमारी में, जैसे इन्होंने बताया नेशनल में लिया, मैंने नेशनल पहले सिल्वर लिया, फिर अभी साउथ एशिया हमने खेली मई में, तो उसमें मैंने 2 गोल्ड लिए, 1 ब्रोंज लिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में 2 गोल्ड हुई।
अच्छा कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? I want to know, I'm very curious, मतलब you are such young girls दोनों, और इतनी बड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ और भी बड़ी टेम्पटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब आप लोगों की उम्र की बच्चियाँ, मतलब कपड़े शपड़े और लुकिंग गुड एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। लेकिन जुनैरा मुझे ये बताएं, क्या जब 3-3 घंटे 6-6 घंटे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग अपने स्किल्स को बेहतर बना रहे हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस सारी जर्नी में? बिकॉज एथलीट्स का मतलब खाना पीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनके जो रेस्ट आवर्स या रिक्रिएशन आवर्स होते हैं दोस्तों सहेलियों इनके साथ, वो भी बड़े कम हो जाते हैं। ऐसी सेक्रीफाइसेस भी आपको करनी पड़ी जुनैरा? जी, हमें बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, थोड़ी स्टडीज़ को भी टाइम देना पड़ता है और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आम लड़कियों से हटके हमारी लाइफ होती है, डिफरेंट स्ट्रगल्स होती हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो ये सब तो देखना पड़ता है। क्या मुख्तलिफ होता है? हम आपसे चलें सुंदर, आप भी जुनैरा ऐड करें, और सुंदर आपसे हम अब जान लें कितनी ट्रेनिंग होती है जो रोज़ाना की बुनियाद पे या वीकली बेसिस पे आप लोग करते हैं? सुबह 3 बजे 3 से 4 घंटे। और सुबह 3 से मुराद है कि मतलब अभी फजर से भी पहले की बात हो रही है? नहीं, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक। अच्छा, सुबह हमने 3 सुन लिया, डर गई थी मैं। सुबह 6 से 12 बजे तक, 3 से 4 घंटे कह रही हैं? अच्छा, ओके ओके, सुबह 6 बजे 6 से 12 तो उससे भी ज्यादा बनते। जी जी सुंदर, कैरी ऑन। और शाम में 5 से 10 बजे तक। That's a lot of training. 2 दफ़ा दिन में 2 दफ़ा, लेकिन दोनों चंक्स आपने बीच में वही ले लिए सारे जो 5-5, 6-6 घंटों के हैं, और बीच में पढ़ाई को भी मैनेज करना डेफिनेटली, और जिंदगी को मतलब जिंदगी भी, घर बार, और ये कंटिन्यूअसली ये रूटीन आपका सिर्फ किसी कंपटीशन इवेंट से पहले होता है या रेगुलर रूटीन ही है? आप क्वेश्चन रिपीट करें। वो कह रही यही रूटीन है आपका रोजाना की बुनियाद पे, या बस जब कंपटीशन होता है उससे पहले ये रूटीन होता है? नहीं, जब कंपटीशन होता है तब हम ओनली गोल पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमें सुबह भी और शाम में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वरना नॉर्मली तौर पे हम 5 से 10 बजे तक शाम में ट्रेनिंग करते हैं रोज। जुनैरा, चोटें भी लग जाती हैं कोई? क्या चीज? चोट वगैरह कोई, मतलब कोई गिर गए कुछ? लगती इंजरी होती है, बट हमें आदत हो जाती है, हम बॉडी हमारी उसके आदी हो जाती है। जब गोल सामने होता है तो कोई इंजरी दिखती नहीं है। वाओ, ये बात हुई सुंदर सेन जुनैरा, थैंक यू सो मच। गोल्ड हाथ में होता है तो फिर इंजरी की तकलीफ भी नहीं होती और दिखती ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सुंदर सली। आई लव दैट पैशन एंड दैट ड्राइव। कांग्रेचुलेशंस टू यू। एक अंदर आपका फोकस इज यू नो ऑन द प्राइज, कि आपको चाहिए क्या, और आप सिर्फ जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना या सेकंड थर्ड आ जाएंगे। नो, यू आर सो फोकस्ड बोथ ऑफ दीज गर्ल्स एंड हेंस दे अचीव। अच्छा, ऐसी कहानियां आपके सामने लाने का मकसद ये है कि जब वालिदैन और पर्टिकुलरली वालिद बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बच्चियों को सपोर्ट करते हैं, तो बच्चियां कितना कुछ अचीव कर लेती हैं। right. ईरान पर अमरीकी हमले जारी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान पर हमलों की ताज़ा तरीन सिलसिले को मुकम्मल कर लिया गया है। अमरीकी अफवाज ने ईरान के कमांड मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, मीज़ाइल और ड्रोन सलाहियतों, साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। बयान में मज़ीद कहा गया कि बंदर अब्बास में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों की ताज़ा लहर के दौरान अहवाज शहर में शाहिद बकाई कैंसर हॉस्पिटल के करीब मिसाइल गिरा, और रूसी मीडिया के मुताबिक आपको बताएं अमरीकी मिसाइल इस तिब्बी मरकज़ के पास जो था वो गिरा, जहां कैंसर का शिकार बच्चों का इलाज किया जा रहा था। ये बच्चों को तो छोड़ दें, मतलब दे शुड रियली डू देयर रिसर्च वेयर दे आर थ्रोइंग ऑल दीज बॉम्ब्स। हमले के बाद बच्चों का अस्पताल खाली करा लिया गया है। इमारत के करीब मिसाइल गिरने के वक्त अस्पताल में 211 मरीज़ मौजूद थे, जिनमें से बाज़ को खुसूसी तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। जवाब में ईरान के पासदारान इनकलाब ने कुवैत के अली अल इस्लाम एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन से अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम जो है उसको निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है कि एयर बेस पर अमरीकियों के लिए एक इज्तिमा को भी निशाना बनाया है, और जबकि ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी फ़ौज ने जॉर्डन के अज़राक बेस जो है उस पर मुवासलात के निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाया है। सो दे आर फाइटिंग ईच अदर। खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हमारे साथ मौजूद हैं। कुसूरी साहब, शुक्रिया आपका। सर, अमेरिका ने ईरान पर बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं। बहुत से तज्ज़ियाकारी अभी भी ये समझते हैं कि ये एक
नो वॉर नो पीस सिचुएशन है, वॉर नहीं है, लेकिन जाहिर है हमले तो जारी हैं। अब वाज़े बताया गया है कि ईरान की मिलिट्री सलाहियत ख़त्म करने की कोशिशें हैं। अब क्या इसे ऐलाने जंग से हम कम ही समझें या ऐलाने जंग समझना चाहिए इसे? देखिए, अमेरिका ने तो ये कह दिया ना कि उनकी कोशिश है कि उनकी तमाम जो सलाहियत है मिलिट्री की, अफवाह और उनके जो भी उनकी ताकत है अस्करी, उसको वो तबाह कर देंगे। इतना आसान तबाह करना होता तो अमेरिका पहले कर चुका होता। इससे बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके पे उन्होंने उन पे हमले किए हैं। मसला कुछ और है। इस वक्त मेरा अपना ये ख्याल है कि उस लेवल पे जंग दोबारा मुझे मुमकिन नहीं नज़र आ रही। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि पहले भी जंग जो हुई, कोई भी दोनों साइड जो है अपने मकासद जंग के ज़रिए हल नहीं कर सके। यही वजह है कि अमेरिका एक सुपर पावर होने के बावजूद और इतने उसके वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, उसके इलाके में अड्डे भी हैं, बावजूद उसके मजबूर हुआ बातचीत पे। ये तो वॉर ये सिमेट्रिक है। तो इसमें अमेरिका ने पहले ये चीज़ समझ के ही सीज़ फायर की थी। तो इतना आसान नहीं जैसे आपके सवाल से लग रहा था कि जी वो आए और उनकी अस्करी क़ुव्वत को तबाह कर दें, बर्बाद कर दें। उन्होंने काफ़ी अपने असासे ज़ेर ज़मीन रखे हुए हैं और उनमें ये उन्होंने दिखा दिया उनकी जो हुकूमत है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की जो क़यादत है, रहबर हैं, उनकी जो फ़ौज है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, कि वो अपनी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जो उन्होंने की है। क्या इस किस्म की अमेरिका ने उन पे खुदा ना खास्ता अगर उसको इससे ज़्यादा बढ़ के किया, सिविलियंस पे किया, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प थ्रेटन कर रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, तो उसका जवाब जो होगा वो इतना ख़तरनाक है जो मैं नहीं कहना चाहता। हमारे भाई हैं गल्फ़ कंट्रीज़ जो खलीजी ममालिक हैं, वो अमेरिका के जहाँ जहाँ अड्डे हैं वो उनके निशाने पे आएंगे। अगर इनकी बिजली के वो कहते हैं हम तबाह कर देंगे जितनी उनके बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके यूनिट्स, तो क्या वाटर और बिजली के दूसरी तरफ जो यूनिट्स हैं बचे रहेंगे? ये तो तबाही आ जाएगी सारे इलाके में। और मेरा ख्याल है कि प्रेशर बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा खलीजी रियासतों की तरफ से अमेरिका के ऊपर कि वो इसको जंग को आगे ना बढ़ाएं। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि इतनी बड़ी सुपर पावर अमेरिका होने के बावजूद लगता नहीं है कि अमेरिका के कंट्रोल में कुछ है। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी तेज़तर हो चुकी है। ख़ित्ते में अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया जा रहा है और अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो अमेरिका अगेन इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद इन जहाज़ों और अड्डों की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहा? और मतलब क्या ईरान वाकई इन पर हावी है? ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। वो बचा क्या अमेरिका करेगा? वो तो वार्निंग ही दिए जा रहे हैं ईरानी कि जहाज़ आएगा तो हमला कर देंगे, और वो जहाज़ आते ही नहीं तो अमेरिका प्रोटेक्ट किसको करेगा? देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है और अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को अंदाज़ा है। जब भी उन्होंने शुरू में इसमें आके MOU, इस्लामाबाद MOU पे उन्होंने एग्रीमेंट किया था, नहीं तो कोई उनको ज़रूरत नहीं थी। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि अमेरिका जो है कोई सुपर पावर नहीं, उसकी फ़ौज बड़ी मजबूत नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि अमेरिका जब आप सुपर पावर की बात करते हैं ना, आप देख लें वियतनाम हो, इराक हो, अफ़गानिस्तान, जहाँ उन्होंने हुकूमतें बदली हैं, वहाँ लाखों फ़ौज ऑन ग्राउंड लानी पड़ती है। अमेरिका इस पोजीशन में है नहीं। उनका पब्लिक ओपिनियन तो इस जंग को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। कुछ ये कि लाखों फ़ौज आके यहाँ उतार दें, ये इतना आसान काम है नहीं। जब तक ग्राउंड ट्रूप्स नहीं होंगे गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। बल्कि ये होगा कि अगर ज़्यादा हमले करेंगे, ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो जो लोग ईरान में हुकूमत के ख़िलाफ़ भी थे, जैसे कि पहले डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे एक ज़माने में, वो भी कहते हैं ना, अंग्रेज़ी का एक्सप्रेशन है दे विल कम अंडर द फ्लैग। वो फिर नेशनलिज्म के नाम पे, ईरानी नेशनलिज्म के नाम पे हुकूमत को मजबूत हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि ये इसका अच्छा, ये मतलब नहीं। अब ये सिलसिला खत्म चाहिए। इस इलाकाई जंग का असर दुनिया भर पर पड़ रहा है। हम जैसे ममालिक तो आपको पता है पेट्रोल की कीमतों से ही मर जाते हैं।
अब ऐसा भी कभी कभी लगता है क्या इसे न्यू नॉर्मल तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो मुमकिन नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बीच में होते हुए। क्या हल है इसका? ईरान और अमेरिका अगर फिलहाल लचक दिखाने पर राजी नहीं है तो इन्हें लचक दिखाने पर कौन राजी कर सकता है? पहली बात तो ये मैं बता दूं, बिल्कुल ही न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? इसमें तो भूख और मौत है। उसकी वजह यह है कि ऑयल और गैस के अलावा हीलियम है और फर्टिलाइजर्स हैं। बहुत से मुल्कों में ख़तरा हो गया है ऑलरेडी कि शायद खुदा ना करे कैद पड़ जाए। अफ्रीका के कुछ ऐसे मुल्क हैं, अगर मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की इतनी आबादी है, अभी तक तो ये सेल्फ सफिशिएंट है फूड में, लेकिन अगर यहाँ ये जंग लंबी हुई और फर्टिलाइजर्स के ऊपर मसला हो गया तो फिर हमारे यहाँ भी कमी हो जाएगी। तो इसको न्यू नॉर्मल तो एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। इसको जापान और कोरिया भी न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। जापानीज़ इकॉनमी डिपेंडेंट है ऑन गल्फ ऑयल, तो इसी तरह गल्फ की इकॉनमीज तबाह हो जाएंगी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको न्यू नॉर्मल समझ के। न्यू नॉर्मल है नहीं। यूरोपियन यूनियन की इकॉनमीज तबाह हो जाएंगी, वो डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर। चेन्स बनी हुई हैं, सप्लाई चेन्स हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। क्योंकि ये वो जंग है जिसमें भूख है, अफलास है, जिसमें तंगदस्ती है, पूरी दुनिया के लिए मसाइल है। दैट इज़ राइट। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, वील सी यू इंशाल्लाह।